नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अभी गुजरात के चुनाव के रिजल्ट आए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा था कि आने वाला समय और कठिन है, कार्यकर्ताओं को अब तैयार हो जाना चाहिए कि उनको और गालियां पड़ेंगी और कठिन परीक्षा होगी और ये वारफेयर जो है अब आने वाले समय में सूचनाओं का होगा, तो फेक न्यूज पर ध्यान लगाना होगा। यह चेतावनी थी। और इसके बाद हमने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और उसमें भी यह इस बात का मुद्दा उठा था कि देश में जो कट्टरपंथी हैं वो देश का माहौल खराब करने के लिए फेक न्यूज फैला सकते हैं और इस पर ध्यान दिया जाए। इसी तरह हमने देखा कि मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई और उसमें मोदी जी ने वर्चुअली भाग लिया। वहां भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस पर जोर दिया गया कि अब किस तरह से फेक न्यूज और देश का माहौल खराब करने के लिए जिस तरह के लोग चल रहे हैं इस पर कैसे चिंतन मनन किया जाए। मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को चेताया था। लेकिन जैसे कि पहले ही इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास थी, उसका अगर कोई स्रोत पैदा करने का व्यक्ति यानी इंटेलिजेंस जुटाने के लिए जो उनकी टीम थी उसके पीछे कोई व्यक्ति है तो उनका नाम है अजीत डोभाल। जी हां, हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल, जिनको भारत के लोग जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, उनकी इंटेलिजेंस की काबिलियत इतनी है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कभी भी परवाह नहीं की है और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश में भी उन्होंने लंबा समय भारत के लिए जासूसी करने के लिए बिताया था। आज अजीत डोभाल जी को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, लेकिन वो अपना वो काम है और उस काम को भी बाखूबी निभाते हैं और इसीलिए देश के पास आज घटना बाद में होती है, उसकी सूचना पहले हमें प्राप्त हो जाती है। और इस सूचना तंत्र के पुख्ता होने के कारण अजीत डोभाल जी की जो सूचनाओं के सोर्स हैं, जो उनकी टीम है, उसके कारण आज देश सुरक्षित है। हमें जो आज बम ब्लास्ट सुनने को नहीं मिल रहे हैं, आज जो आतंकवादी घटनाओं में हमने देखा है कि बिल्कुल जीरो लगभग हो गया है, आज जो तत्काल 24 घंटे के अंदर आतंकवादियों को पकड़ के मार गिराया जाता है, उसके पीछे यदि कोई व्यक्ति है तो वो अजीत डोभाल है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव और भारत 5वीं विश्व की आर्थिक स्थिति में पहुंचा ब्रिटेन को पछाड़कर। जिस दिन यह सूचना आई कि आज भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां सबसे ऊंचा स्थान अर्थव्यवस्था में प्राप्त कर लिया है, तो यह उन लोगों के लिए एक घबराहट और बौखलाहट वाला था जो लोग हमें अभी तक कुछ समझते ही नहीं थे। और इसी में आप देखें कि जिस देश ने हमारे ऊपर बरसों कब्जा रखा, गुलाम बनाकर रखा, वैसा यूके, उसकी धरती से अब मोदी की इस विकास यात्रा को रोकने के लिए साजिश की जा रही है, जिसका अंदेशा पहले ही अजीत डोभाल जी ने जता दिया था कि भाई ऐसा कुछ होगा, फेक न्यूज फैलाई जाएंगी। इसको भारत में कानून सख्त बना दिया गया, लेकिन भारत की भूमि से बाहर से ये षड्यंत्र किए जाएंगे, इसका भी अंदेशा था। और अभी हमने हाल ही में देख ही लिया कि जिस तरह से बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री आई, वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में आप देखेंगे कि वो आज की घटना नहीं है, 21 साल पुरानी घटना है। और 21 साल पुरानी घटना को तैयार करने के लिए वो जो बीबीसी की टीम है उसने केवल कुछ यूट्यूब पर पड़े हुए इंटरव्यूज और उसकी क्लिपों को शॉर्ट करके ऐड कर दिया है। मंशा बिल्कुल साफ है कि वो भारत में उस क्लिप के जरिए जो मुस्लिम यूथ है खासतौर पर उसको टारगेट करना चाहती है और उनके दिमाग में ये जहर डालना चाहती है। क्योंकि आप देखिए कि जो 21 साल पुराना केस है, आज जो युवा 18 साल, 19 साल, 20 साल और 21 साल का कोई मुस्लिम युवक हुआ है, आज जो वो मुस्लिम युवक ये सोच रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, ये तो भारत के हित में है, ये तो सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, ये तो सबको रोजगार प्रोवाइड हो रहे हैं, भारत की उन्नति हो रही है। तो बच्चों को अपना भविष्य सुरक्षित हाथों में दिखाई दे रहा है और इसके कारण कट्टरपंथी सोच वो अब दबती जा रही है और ऐसा यूथ जो मुसलमानों में भी है वो आगे बढ़कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और यही देश के दुश्मनों के लिए पेट में दर्द वाली बात है। चीन को यह हजम नहीं हो रहा कि भारत तो तरक्की कर रहा है,
तो ब्रिटेन को भी ये हजम नहीं होगा, अमेरिका को भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं चाहता कि भारत इस तरह की तरक्की करे, और इसीलिए उन्होंने ये टूल किट तैयार की कि ताकि ये डॉक्यूमेंट्री आएगी तो जो 2002 में उसके बाद में पैदा हुए उन्हें कहेंगे भाई तुम जिस मोदी के पीछे लगे हो, जिसकी तारीफ कर रहे हो, ये पसमंदा मुस्लिम खुल करके आज आ गया है मैदान में मोदी के पक्ष में, वो कहेंगे देखो इन्होंने तो मुसलमानों पे अत्याचार किए, वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कह रही है। अब इस सब पर बात करने के लिए अजीत डोभाल जी पहले अमेरिका गए, और अमेरिका में जब गए तो इससे भी चीन के चौंक गया कि भाई ये तो अमेरिका के साथ गुपचुप समझौता चल रहा है। समझौता नहीं चल रहा है, इंटेलिजेंस पर बात हो गई है, क्योंकि चीन से सभी छुटकारा चाहते हैं और भारत का साथ आज सभी चाहते हैं। तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, और भारत ने इस बात के लिए, आपको बता दूं, अजीत डोभाल जी अभी कुछ ही दिनों पहले वो जो है अमेरिका में गए थे, और अमेरिका में जाकर के उन्होंने जो है वहां बात की है, और अमेरिका के, आपको बता दूं, वहां एनएसए जो हैं उनसे मुलाकात की, और उनसे जब बात हुई है तो उस बात में जो समझौते हुए हैं वहां एक तो सेमीकंडक्टर पर बात हुई है, इंडस्ट्री के लिए बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मिलिट्री इक्विपमेंट पर हमारी बात हुई है, सबसे ज्यादा आईसेट टेक्नोलॉजी पर बात हुई है। और आईसेट टेक्नोलॉजी आप समझ लें कि ये वर्ड आईसेट का ये चीन को परेशान कर रहा है। इनको लग रहा है कि भाई ये भारत इस स्थिति में आ गया कि अमेरिका इसके साथ बैठकर बात करे। तो जहां एक तरफ इंटेलिजेंस में और सेमीकंडक्टर पर, आर्मी इक्विपमेंट पर हमारे एनएसए अमेरिका से बात कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रिटेन से अब वो बात करने के लिए गए हैं कि भारत के लिए, भारत की सरकार के विरुद्ध जो ब्रिटेन की धरती से षड्यंत्र किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगानी होगी। जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि सीधी सीधी सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार कर दी है। अजीत डोभाल जी सीधी बात करने गए हैं कि हमारे साथ संबंध रखना है, हमारे साथ व्यापार करना है, तो जो देश विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको यहां यूके की धरती पर पनपने न दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। भारत जो चाहेगा, भारत के अनुसार भारत के दोषियों को भारत में सौंपा जाए, ताकि भारत में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यह बड़ी कार्रवाई अब मोदी की तरफ से हो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले काफी दिनों से मंदिरों पर हमले होना, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान के नारे और खालिस्तान बनाने के लिए जो मूवमेंट चला रहे हैं, पंजाब में भी खुलकर गांव-गांव में रैलियां की जा रही हैं, लोगों को भर्ती किया जा रहा है, माहौल खराब करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। और उसमें कहीं ना कहीं फंडिंग करने वाले किसान आंदोलन में भी हमने देखे और अभी भी देखा, सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन और उसके आगे गुरुपतवंत सिंह पन्नू, ये नाम जब सामने आए थे तो वो बैठे हुए वहां यूके की धरती से कुछ भी वीडियो बनाकर डाल देते हैं। उनको लगता है कि समझौता तो है भारत का ब्रिटेन के साथ, लेकिन हमें गिरफ्तार कौन करेगा, क्योंकि वहां की सरकार पर इन लोगों का दबदबा है। लेकिन अब एनएसए अजीत डोभाल की ये यात्रा, ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल दो टूक बात होगी कि भाई भारत से आपको यदि रिश्ते रखने हैं, हमारे पास ऑप्शन खुले हैं, आपको अगर भारत की जरूरत है तो भाई ये जो अपराधी हैं ये भारत को सौंपने होंगे। इसी में आपको कुछ नाम बताता हूं जो जिनके लिए अजीत डोभाल जी बात करने के लिए गए हैं, जिसमें नीरव मोदी, विजय माल्या, संजय भंडारी, ये अब आर्थिक अपराधी हैं भारत के। और इसके ऊपर यहां फैसला हो चुका, वहां की कोर्ट ने भी कह चुका, लेकिन वो कुछ सुविधाओं के चक्कर में वहां रह जाते हैं और उन पर जो है वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अजीत डोभाल जी जब वहां गए हैं तो सीधा समझिए कि अब ये जो विजय माल्या, नीरव मोदी टाइप के लोग हैं, आर्थिक अपराधी हैं भारत के, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होने जा रहा है। और जो बीबीसी ने फेक न्यूज फैलाई है, इसके पीछे ये माना जा रहा था, जिस तरह से दावा किया था भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, जेठमलानी जी ने, कि भाई इसमें चीन से फंडिंग हुई है, तो चीन की कंपनियां अगर किसी को ऐसा पैसा देकर और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कराने में सफल हो जा रही हैं, तो इसके लिए ब्रिटेन की सरकार जिम्मेदार है और उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा।
यहां आपको एक और बात बता दूं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि अब आप देखिए टूल किट तैयार हो रही है कहीं विदेशी धरती पर, और यह टूल किट जैसा मैंने कहा मोदी जी ने अपने भाषण में कह दिया था, अमित शाह जी ने अपनी मीटिंग में स्पष्ट कर दिया था, यह आपको हर महीने सुनने को मिलेगी। क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 महीने बचे हैं, लगभग 18 महीने में। तो यह समझ लीजिए मोदी जी ने कहा था कि महाभारत युद्ध शुरू हो चुका है, तो भाई महाभारत के 18 अध्याय 18 महीने। मैं कई बार कह चुका हूं कि अब हर महीने आपको इसी तरह की एक फर्जी टूलकिट मिलेगी, और भारत में बैठे हुए लोग और राजनीतिक दलों के लोग भी वो उस टूलकिट का हिस्सा हैं कि एक तरफ कोई फेक न्यूज फैलाई जाएगी, यहां बैठे हुए कुछ पत्रकार उस पर हल्ला करेंगे, न्यूज चलाएंगे, फिर यहां राजनीतिक दल संसद में उसको लेकर हल्ला करेंगे और सड़क पे आंदोलन करेंगे। हमने सीए के टाइम पे देखा, हमने कृषि बिल के टाइम पे देखा, हमने नोटबंदी पर इसी तरह फेक न्यूज देखी, हमने राफेल पर इसी तरह फर्जीवाड़ा फैलाते राहुल गांधी को सुना, और अब ताज्जुब की बात यह है कि कोई एक डॉक्यूमेंट्री तैयार होती है, भारत के वो नेता जो देश में सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं कि सरकार सबूत दे ये हुआ भी है कि नहीं, वो नेता, बीबीसी कोई विदेशी चैनल है, वो भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो भारत के दुश्मन है, और उनकी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं कि इसने दिखाया है तो ठीक ही होगा, मोदी सरकार सबूत दे। उल्टा हो गया कि भाई ये आपके ऊपर आरोप लगे हैं, कोई ये नहीं कह रहा बीबीसी को, यहां राहुल गांधी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, वो बीबीसी से पूछें कि आप मोदी सरकार के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध यदि कोई डॉक्यूमेंट्री ला रहे हैं तो इसके तथ्य क्या है, सबूत क्या है, कहां से आपने मामला जुटाया। जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी तो आप कौन होते उंगली उठाने वाले। सबूत मांगना चाहिए बीबीसी से, मांग रहे हैं उल्टा मोदी से। और इसी तरह हमारे देश के उद्योगपति अडानी के विरुद्ध एक केवल 10 लोगों की कंपनी है हिंडनबर्ग, और वो कोई रिपोर्ट दे देती है, पूरे देश में खलबली मचाकर हमारे देश का अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। यहां कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो मोदी का आदमी है, अच्छा हो गया मोदी का आदमी का पैसा डूब गया। इन लोगों को यह अकल नहीं है कि आज जो देश हमारा आर्थिक रूप से 5वीं स्थिति पर पहुंचा था वो आज फिर से 6ठी पर आ गया है। आप देश का नुकसान करने में ताली बजा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? क्यों? अडानी को टारगेट करने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि भारत जो आर्थिक उन्नति कर रहा है उसमें उद्योगपति भी एक है। और अडानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अडानी वो उद्योगपति है जो राष्ट्रवादी उद्योगपति है। जहां राष्ट्र की बात आती है, भारत की सुरक्षा की बात आती है, वहां वो आंख बंद करके 8 गुना तक भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अभी जो 2-3 देशों के पोर्ट खरीदे गए हैं, पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, यहां आपको बता दूं कि बोली लगाने वाले लोग, जो इजराइल है, वो देश भी कह रहा था कि हमको इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो उनकी खुद उम्मीद थी उससे 8 गुना कीमत पे कर रहे हैं अडानी। क्यों? उनको क्या पोर्ट से ही कमाई करनी है, 8 गुना पैसा लगाकर कमाई करनी है? नहीं, क्योंकि वो भारत के लिए चीन को झटका देना और भारत के लिए एक देश की रक्षा की बात थी, और इसलिए वो पोर्ट लेना जरूरी था। ऐसा कोई उद्योगपति करता है क्या कि अपना नुकसान करके देश को आगे रखे? अडानी ऐसा करते हैं, और इसीलिए उनके खिलाफ एक नाम मात्र कुछ साल पहले बनी हुई कंपनी एक फर्जी न्यूज पेश करती है, और यहां संसद में हल्ला हो जाता है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा, फिर झूठ परोसा जा रहा है। जिस LIC की बात की जा रही है, वो LIC आज भी मात्र 1% इन्वेस्ट उसने अडानी के शेयर में किया है, आज भी वो 2000 करोड़ के फायदे में है। बैंकों की जो बात की जा रही है, SBI बैंक को मोदी ने डुबा दिया, उस SBI बैंक ने मात्र 1% से भी कम अडानी के शेयर में पैसा लगाया है, और वो आज भी लाभ में है। लेकिन यहां तो आदत है कि विदेशी किसी अखबार में, विदेशी कोई चैनल में कोई खबर आ जाए, ये टूल किट का हिस्सा होना चाहिए, लोगों को पैसा मिलना चाहिए, पैसा लेकर कुछ भी सवाल बवाल कर देंगे। तो ये करने में लगे हुए हैं। लेकिन अजीत डोभाल की ये यूके की यात्रा, आप समझिए कि अब ऐसे गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई होगी, और वो ये निश्चित रूप से
वो रिपोर्ट्स निकाल के लाएंगे कि इस टूल किट के हिस्से में कौन कौन है और किस किस को कितने पैसे मिले हैं, कौन कौन राजनीतिक दल के नेता ऐसे हैं जिनको ये फंडिंग हुई है। और उसमें ये भी आप याद रखिए कि कई सारे छात्र संगठन के नेताओं ने भी इसको लेकर बवाल किया था, चाहे वो जामिया हो चाहे जेएनयू हो, वहां की भी कुंडली खंगाली जा रही है। निश्चित जानिए कि मोदी हैं और उनके साथ अजीत डोभाल हैं तो देश के गद्दारों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।